अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप वी ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 टॉपिक नंबर 5 सब टॉपिक 2 एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्लांट्स known for having their seeds enclosed within fruit। कह रहा बच्चों जो एंजियोस्पर्म स्पर्म्स हैं इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। कह रहे एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं जिनके जो सीड्स हैं वो इनक्लोज हुए होते हैं फ्रूट के अंदर। द नेम एंजियोस्पर्म लिटरली मीन इनक्लोज्ड सीड विद एंजियो सिग्निफाइंग क्लोज्ड एंड स्पर्म मीनिंग सीड। कह रहा है ये जो एंजियोस्पर्म्स है ये टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एनजीओ का मतलब है हमारे पास क्लोज एंड स्पर्म मींस सीड। ठीक है, तो इसका लिटरल मीनिंग क्या बना? इनक्लोज्ड सीड। The key reproductive structures of angiosperms are flowers which house specialized leaves containing ovules. These leaf structures come together and fold at their edges to form what's known as ovaries within flowers. Once fertilization occurs, the ovaries transform into fruit. कह रहा है कि जो इनके मेन जो प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं एंजियोस्पर्म्स के वो क्या हैं? वो फ्लावर्स हैं। ठीक है, जिनके पास क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड लीव्स होते हैं, जिनके पास ओव्यूल होता है। ठीक है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये जो ओवरीज है ये फ्रूट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और जो ओव्यूल है वो क्या बन जाता है? वो सीड बन जाता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स हैव अ वेल डेवलप्ड vascular system with vessels and fibers found in xylem and companion cells present in phloem like unlike gymnosperms। उसके अलावा कह रहे हैं इनके पास एक वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है इन देयर लाइफ साइकिल। एंजियोस्पर्म्स आल्सो फॉलो अ पैटर्न कॉल्ड हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उसके अलावा कह रहा है कि ये इनकी जो लाइफ साइकिल है उसमें भी क्या होती है? एक हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। ठीक है, यानी जो दो जनरेशन होती हैं स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट वो अल्टरनेट करती रहती हैं। दिस इन्वॉल्व्स अ डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट स्टेज and a less prominent dependent gametophyte stage। यार इसके पास दो स्टेजेस होती हैं जिसमें से एक जो होती है वो डोमिनेंट होती है और इंडिपेंडेंट होती है, यानी वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही होती, वो इसकी स्पोरोफाइट स्टेज है। और एक लेस प्रोमिनेंट होती है और डिपेंडेंट होती है, वो गेमिटोफाइट स्टेज है। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज बोथ एक्सटेंसिव एंड सक्सेसफुल विद मेनी फेमिलियर प्लांट स्पीशीज बिलोंगिंग टू इट। कह रहा है कि ये जो प्लांट का ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और बहुत सारी जो फेमिलियर प्लांट स्पीशीज हैं वो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी एंजियोस्पर्म से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट कंसिस्ट ऑफ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉइड गेमिटोफाइट व्हिच रेगुलरली अल्टरनेट विद ईच अदर। कह रहा है कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसका जो लाइफ साइकिल है उसमें दो स्टेजेस होती हैं। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होती है और हैप्लॉइड गेमिटोफाइट होती है, जो एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती रहती हैं। First of all, we see sporophytic generation. The adult angiospermic plant is a diploid sporophyte which can be distinguished into root, stem and leaves। कह रहा है कि जो मेन प्लांट है वो क्या है? वो इसकी स्पोरोफाइट है। ठीक है, जिसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में। It may be a herb, shrub or tree. When it reaches maturity, it begins to produce flowers. These flowers are essentially modified shoots that generally include a stalk called pedicel, a central part called thalamus or torus, and various floral leaves such as sepals, petals, stamens, and carpels arranged in calyx, corolla, androecium and gynoecium। कह रहे कि जब ये जो प्लांट मैच्योर जब होते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्लावर्स। ठीक है, और ये जो फ्लावर्स हैं ये क्या है? मॉडिफाइड शूट्स हैं जिनके पास एक स्टाक होती है जिसके साथ वो अटैच होता है, जिसको हम पेडिसल कहते हैं। एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम थैलमस कहते हैं, और बहुत सारे फ्लावरल लीव्स होते हैं, लाइक सेपल्स होती हैं, इनके पास पेटल्स होते हैं, स्टेमन होता है और कार्पल होता है। ठीक है, दीज आर कंसेंट्रिक रिंग्स आर वर्ल्स ऑन दी थैलमस। कह रहा है ये जो चार है सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल, ये क्या रिंग्स की फॉर्म में होते हैं या वर्ल्स होते हैं थैलमस के ऊपर।
The calyx and corolla, the outer two valves are like flowers protector. कह रहे हैं जो कैलक्स और corolla है, जो सबसे बाहर वाले दो वर्ल्स हैं, ये प्लांट यानी फ्लावर के क्या है, प्रोटेक्टर्स हैं. दे सर्व टू प्रोटेक्ट स्टेमन एंड कार्पल. ये क्या करते हैं, जो स्टेमन और कार्पल है उनको प्रोटेक्ट करते हैं. एज वेल एज अट्रैक्ट इन इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन. उसके अलावा इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं पोलिनेशन के लिए. बट डू नॉट टेक पार्ट इन प्रोडक्शन डायरेक्टली, देयरफॉर कॉल्ड एक्सेसरी वर्ल्स. इनको हम एक्सेसरी वर्ल्स भी कहते हैं. The androecium and gynoecium, the inner two valves, are reproductive parts. Why they are called necessary valves. ठीक है, जो एंड्रोशियम और गाइनेशियम है उनको हम नेसेसरी वेल्स कहते हैं, जबकि हमारे पास जो सेपल्स और पेटल्स हैं उनको हम कैलक्स और कोरोला उनको हम एक्सेसरी वेल्स कहते हैं. ठीक है, ये बच्चों आप साइड पे देखें फिगर 8.15. आपको स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर शो होगा. सबसे पहले नीचे देखें जो स्टाक है उसको हम पेडिसल कहते हैं. पेडिसल के ऊपर एक स्वॉलन पार्ट है जिसको हम थैलमस कहते हैं. ठीक है, उसके बाद जो थैलमस के ऊपर है वर्ल्स बने हुए चार, कौन कौन से, कैलक्स, क्रोला, स्टेमन एंड कार्पल. सबसे पहले जो आउटर टू वर्ल्स हैं कैलक्स एंड क्रोला, ठीक है, जिसमें सेपल्स और पेटल्स आ जाते हैं. उसके बाद स्टेमन है एंड देन कार्पल है. ईच स्टेमन consist of a long stalk, the filament and bilobed swollen tip called anther. Okay, जो स्टेमन है ना, कह रहा है उसके बाद एक लॉन्ग स्टाक होती है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, और उसके ऊपर एक बायलोब स्वॉलन टिप होती है जिसको हम एंथर कहते हैं. ये आप देखें फिगर में. ये देखें, ये एंड्रोशियम को लेबल किया हुआ है. ये नीचे जो स्टाक है इसको हम फिलामेंट कह रहे हैं, और ये जो फिलामेंट के ऊपर लगा हुआ है बायलोब स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है, एंथर है. ठीक है. In the anther lobes, four pollen sacs, microsporangia, are present that produce haplite pollen grains, microspore by meiosis. कह रहा है कि ये जो लोब्स हैं, ठीक है, इनके अंदर चार पोलन सैक्स माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं जो कि हेप्लाइट पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं थ्रू मियोसिस. Each carpel or pistil consists of a sac-like structure in bottom called ovary, a long tubular structure above ovary called style, and a swollen tip present on style called stigma. अब आगे हमने बात की है स्टेमन की. अब हम कार्पल की बात करते हैं. कार्पल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें बिल्कुल फ्लावर के सेंटर में, तो कह रहे हैं सबसे नीचे देखिए बॉटम में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम ओवरी कह रहे हैं. उसके ऊपर एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टाइल कह रहे हैं, और स्टाइल के टिप के ऊपर एक स्वॉलन पार्ट है जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्टिग्मा. The ovary contains one to numerous ovules which are integumented, indehiscent megasporangia. Each ovule possesses one spore mother cell that undergoes meiosis to produce four megaspore. Out of four, only one is capable to survive further and becomes functional megaspore. Next is pollination. When microspores are formed, the wall of pollen sac bursts and microspores are liberated. अच्छा, जो हमने पढ़ा स्टेमन, स्टेमन में हमने दो पार्ट पढ़े हैं, फिलामेंट, और फिलामेंट के ऊपर क्या है, एंथर. ठीक है, जो कह रहा है कि जब उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, जब माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे तो जो पोलन सैक्स की जो वॉल है वो बस्ट कर जाएगी, और जो माइक्रोस्पोर्स है वहां से रिलीज हो जाएंगे यानी बाहर निकल जाएंगे. माइक्रोस्पोर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल बाय मींस ऑफ वेंड इंसेक्ट और अदर एनिमल. अब जो माइक्रोस्पोर्स जो एंथर से रिलीज हुए हैं, ठीक है, स्टेमन के, वहां से वो आ जाएंगे स्टिग्मा ऑफ कार्पल में. किसके थ्रू, विंड के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, या अदर एनिमल्स के थ्रू. इस इवेंट को हम जो कहते हैं, जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको हम कहते हैं पोलिनेशन. एंड द माइक्रोस्पोर्स ड्यूरिंग पोलिनेशन आर कॉल्ड पोलन ग्रेन्स. और पोलिनेशन के दौरान उन्हीं माइक्रोस्पोर्स को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, पोलन ग्रेन्स है. नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट. इन एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स आर नॉट डेवलपिंग milk gametophyte because they begin to germinate on stigma of carpel after pollination. कह रहा है कि जो एंजियोस्पर्म्स में जो पोलन ग्रेन्स हैं वो क्या कहते हैं, जब वो स्टिग्मा पे जाते हैं कार्पल के, तो वहां पे जाके जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है,
Therefore, male gametophyte in angiosperms is called exosporic. During this process, the microspore nucleus divides into two nuclei, the tube nucleus and generative nucleus. Okay, इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो माइक्रोस्पोर्स आए हैं ना, उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बना लेगा. कौन कौन सा? ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस, which later further split into two sperm nuclei. The tube nucleus is responsible for forming the pollen tube. अच्छा, दो न्यूक्लियस हमारे पास बनते हैं ना, ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस. उसमें से कह रहा है जो ट्यूब न्यूक्लियस है ना, वो क्या बना लेगा? वो पोलन ट्यूब बना लेगा. ठीक है, which extend through style and enters the ovule. This entire structure, including microspore body, pollen tube, tube nucleus, is known as male gametophyte. Okay. कह रहा है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास माइक्रोस्पोर बॉडी है, पोलन ट्यूब है, ट्यूब न्यूक्लियस है, इस हम कलेक्टिवली सबको क्या कहते हैं? ये क्या है? मेल गैमेटोफाइट. नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. In ovule, the functional megaspore nucleus undergoes 3 rounds of mitosis, resulting in a total of 8 nuclei. अच्छा, अब कह रहे हैं कि ओव्यूल के अंदर होता क्या है कि जो मेगास्पोर था ना वो 3 टाइम्स माइटोसिस करेगा, जिससे हमारे पास क्या बन जाएंगे? टोटल 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे. ठीक है, एट दिस पॉइंट 3 of these nuclei move to one end of ovule, with one becoming egg and other two becoming synergids. यार इस पॉइंट पे जो उन 8 में से जो 3 है वो ओव्यूल के एक साइड पे चले जाएंगे, जिसमें से एक एग बन जाएगा और बाकी दो क्या है? सिनर्जिड्स हैं. और अनदर सेट ऑफ 3 न्यूक्लियाई माइग्रेट टू अपोजिट एंड. उन 8 में से जो और 3 है वो दूसरे एंड पे चले जाएंगे और वो क्या बन जाएंगे? एंटीपोडल्स. रिमेनिंग 2 जो बच गए हैं वो सेंटर में रहेंगे और उनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, जो कि विच में फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बिफोर फर्टिलाइजेशन. जो फ्यूज करके एक डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले. दिस एंटायर स्ट्रक्चर, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेगास्पोर बॉडी, एंटीपोडल्स आ जाते हैं, सिनर्जिड्स आ जाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई आ जाते हैं, और सेकेंडरी न्यूक्लियस आ जाता है, एंड इज रेफर्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक. नीचे देखिए बच्चों, आपको एक फिगर दी हुई है, फिगर 8.16, लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट. ये देखें हमारे पास ये स्पोरोफाइट है, फ्लावर. ठीक है, तो इसके बाहर जो है कैलक्स और क्रोला है. ठीक है, जिनको हम एक्सेसरी वर्ड्स कहते हैं. सेंटर में क्या है हमारे पास? स्टेमन और कार्पल. ठीक है, जिसमें हमारे पास एंथर और एंथर है और कार्पल है. अब क्या होगा? एंथर में जब बनेंगे हमारे पास, अगर हम एंथर की बात करें तो उसमें हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम है. ठीक है, मियासिस से हमारे पास वहां पे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे जो कि हैप्लाइड हैं. ठीक है, माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस डिवाइड करके क्या बना लेता है? दो न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस. ठीक है, और ये फिर क्या करेगी? जब यहाँ से ये ट्रांसफर हो जाएंगे कार्पल ऑफ स्टिग्मा ऑफ कार्पल का स्टिग्मा में चले जाएंगे. ठीक है, थ्रू विंड, इंसेक्ट और अदर एनिमल. तो अब इनको हम क्या कहेंगे? ये पोलन ग्रेन्स हैं. ठीक है, स्टिग्मा पे गए, वहां पे जाके ये क्या करेंगे? ये जर्मिनेट करेंगे और एक पोलन ट्यूब बना लेंगे. ठीक है, पोलन ट्यूब करेंगे ताकि जो हमारे पास जो पोलन्स हैं उनकी सेफ ट्रांसफर हो सके स्टिग्मा से कहाँ तक? ओवरी तक. ठीक है, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है, जब ये ओव्यूल तक जाएंगे फिर क्या होगी? फर्टिलाइजेशन. उसके बाद क्या होगी? हमारे पास क्या बन जाएगा? एंडोस्पर्म बन जाएगा. ठीक है, और वो डेवलप करके क्या बना लेगा? एम्ब्रियो. और वो दोबारा से क्या बना लेगा? स्पोरोफाइट. ठीक है, तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ है ना एंजियोस्पर्मिक प्लांट. नेक्स्ट देखिए फर्टिलाइजेशन. The pollen tube elongates through style, enter the ovule, reach the female gametophyte. कह रहा है कि जो पोलन ट्यूब जो हमारे पास देखे ना, ये एंथर से जब जो पोलन्स हैं जब वो स्टिग्मा पे गए तो वहां पे जाके वो पोलन ट्यूब बनाएंगे. ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ये जो और ये 3 पार्ट्स है ना, ये जर्मिनेट करेगी ताकि जो हमारे पास पोलन्स है उनको सेफली ट्रांसफर कर सके. ठीक है, अब ये देखिए वो कह रहे हैं द पोलन ट्यूब elongates through style, interovule and reach the female gametophyte. Here it leaves the gametes during fertilization.
One sperm nucleus combine with egg to create a diploid zygote oospore, while the other fuses with polar nuclei, a secondary nucleus forming a triploid endosperm nucleus. This unique event, where one male gametophyte contributes two nuclei, is termed double fertilization. It's believed that the other nuclei within the embryo sac, such as synergids and antipodals, play a role in regulating the fertilization process. कह रहा है कि ये बिलीव किया जाता है, एम्ब्रियो सैक में हमने बच्चों पढ़ा था ना कि मेटासिस से 8 सेल्स बन गए थे, तीन एक एंड पे चले गए थे, तीन एक एंड पे चले गए थे, एक को तीन को हमने एंटीपोडल्स कहा था और एक तीन को हमने क्या कहा था, दो सिनर्जिड्स थे, एक एक था और जो सेंटर में दो थे वो पोलर न्यूक्लियाई थे। तो कह रहा है कि जो एंटीपोडल और सिनर्जिड्स हैं ये रोल प्ले करते हैं फर्टिलाइजेशन को रेगुलेट करने में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सीड फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन। After fertilization, zygote develops into embryo, while the endosperm nucleus evolves into a multicellular nutritive tissue called endosperm. कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, जबकि जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हमारे पास बना था वो क्या बना लेगा, एक मल्टी सेलुलर न्यूट्रिटिव टिश्यू बना लेगा जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं। Subsequently, integuments of ovule transform into a protective seed coat known as tegmen, while the ovary wall develops into fruit. कह रहा फिर क्या होगा कि जो हमारे पास ओव्यूल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक प्रोटेक्टिव सीड कोट में, जबकि जो ओवरी है वो डेवलप हो जाएगी फ्रूट में। सीड्स टिपिकली इंटर अ पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी एंड देन अंडर फेवरेबल कंडीशंस जर्मिनेट टू प्रोड्यूस अ सीडलिंग। कह रहा है कि नॉर्मली जो होता है वो सीड्स डॉर्मेंसी स्टेट में चले जाते हैं और जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं वो जर्मिनेट करके एक सीडलिंग बना लेते हैं। दिस सीडलिंग ग्रेजुअली ग्रोज इनटू अ स्पोरोफाइट, और वही जो सीडलिंग है वो ग्रो करके स्पोरोफाइट बना लेगी, रिजल्टिंग इन अ रेगुलर अल्टरनेशन of generation between a dominant sporophyte generation 2n and a less conspicuous gametophyte generation n. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू सब क्लासेस। ओके बच्चों, जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स है ना बच्चों उनको हम दो सब क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, डाइकोटिलिडनी और डाइकॉट्स एंड मोनोकोटिलिडनी और मोनोकाइट्स। जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनको हम फर्दर दो सब क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, मोनोकार्ड्स में और डाइकॉट्स में। These subgroups can be distinguished based on several characteristics outlined in table 8.1। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमें एक टेबल दिया है टेबल 8.1 जिसमें डिफरेंसेस दिए हुए हमें डाइकार्ड्स और मोनोकार्ड्स के बीच में। हमने कहा ना कि एंजियोस्पर्म्स को हम दो फर्दर सब क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, मोनोकार्ड्स और डाइकार्ड्स में। तो अब हम इनमें डिफरेंस देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, डाइकार्ड्स में और मोनोकार्ड्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीफ। जो डाइकार्ड्स का लीफ होता है वो ब्रॉड होता है, जनरली बाइफेशियल होता है और उसके अंदर जो वीनेशन है वो रेटिकुलेट होती है, जबकि मोनोकार्ड्स क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लीव्स नैरो होते हैं, लेंसियोलेट होते हैं, मोनोफिशियल होते हैं विद पैरेलल वीनेशन। अच्छा, इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, एक ब्रॉड और नैरो और दूसरा वीनेशन आपने याद रखनी है, वो रेटिकुलेट है इसमें डाइकार्ड्स में, उसमें पैरेलल है। पैरेलल वीनेशन आपने देखी होगी, ऐसे जो वेन्स हैं वो ऐसे पैरेलल होती हैं, जबकि जो रेटिकुलेट वेन है ये नेट लाइक वेन्स होती हैं, यानी पूरे जो लीफ है उसमें जो वेन्स है वो प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेम। वस्कुलर बंडल इन रिंग वस्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट विच गिव्स सेकेंडरी ग्रोथ। कह रहे जो डाइकार्ड्स का स्टेम होता है उसमें जो वस्कुलर बंडल होता है वो रिंग की फॉर्म में होता है, वस्कुलर कैम्बियम भी प्रेजेंट होता है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है, जबकि मोनोकार्ड्स के अंदर जो वस्कुलर बंडल होता है वो रिंग की फॉर्म में नहीं होता, वो स्कैटर्ड होता है। ठीक है, वस्कुलर कैम्बियम यूजुअली एब्सेंट होता है, सो नो सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स, और उनके अंदर वस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होता है इस वजह से सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। नेक्स्ट इज रूट। डाइकार्ड्स की जो रूट है वो क्या है, प्राइमरी रूट इज अ टैप रूट विच डेवलप्स लेटरल रूट 2 to 8 पैचेस ऑफ जाइलम, वस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट, सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स। अच्छा, इनकी जो रूट होती है ना वो टैप रूट होती है, जबकि मोनोकार्ड्स की जो रूट होती है वो एडवेंटिशियस रूट्स होती है, arise from base of stem and give rise to fibrous root system, always more than 8 patches of xylem, vascular cambium absent, so no secondary growth. Next is seed.
एम्ब्रियो हैज टू कॉटिलीडन, इसका जब इसके पास दो कॉटिलीडन होते हैं, इट हैज वन कॉटिलीडन। फ्लावर टिपिकली टेट्रा पेंट्रामीरस, कैलक्स एंड क्रोला यूजुअली डिफर फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, जो इसका फ्लावर होता है ना डाइकॉट्स का, वो टेट्रा या पेंटामीरस होता है। ठीक है, यानी जो इसके कैलक्स और क्रोलास है, यानी इसकी जो सेपल्स और पेटल्स है ना, टेट्रा फोर और पेंटा कहते हैं फाइव को, मीरस यानी फोर और फाइव मल्टी के मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, इनमें सेपल्स और पेटल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, फ्लावर्स आर यूजुअली इंसेक्ट पोलिनेटेड। अच्छा, इनके जो फ्लावर होते हैं वो यूजुअली इंसेक्ट पोलिनेटेड होते हैं। अब मोनोकार्ड्स के जो फ्लावर्स होते हैं, पार्ट्स यूजुअली इन थ्री ट्राइमीरस। अच्छा, इनके वो टेट्रा और पेंटामीरस के बजाय ट्राइमीरस होते हैं, यानी मल्टीपल्स ऑफ थ्री होते हैं। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कैलक्स एंड क्रोला। Flowers are often air pollinated. Example of dicots: rose, pea, buttercup, etc. And example of monocots include lilies, orchids, grasses, wheat, rice, etc. नेक्स्ट पेज पे देखें, मोनोकार्ड्स और डाइकार्ड्स का डिफरेंस शो किया हुआ है। कंपैरिजन ऑफ मोनोकार्ड्स एंड डाइकार्ड्स, फिगर 8.17 देख लें। सबसे पहले मोनोकार्ड्स में कार्टिलीडन वन है, डाइकार्ड्स में टू कार्टिलीडन। नेक्स्ट है वेन्स, इसमें यूजुअली पैरेलल होती हैं, इसमें क्या है रेटिकुलेट या ब्रांच। नेक्स्ट देखें, वस्कुलर बंडल्स नॉट अरेंज्ड इन रिंग, इसमें रिंग की फॉर्म में होते हैं। इसमें जो फ्लावर पार्ट्स होते हैं वो मल्टीपल्स ऑफ थ्री होते हैं। इसमें फ्लावर फ्लोरल पार्ट्स हैं जो वो मल्टीपल्स ऑफ फोर और फाइव होते हैं। मोनोकार्ड्स में फाइब्रस रूट सिस्टम होता है और इसमें टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन एंजियोस्पर्मिक प्लांट फैमिलीज। अच्छा, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की जो फैमिलीज है कॉमन, वो हम डिस्कस करने लगे हैं। मोनोकाट एंड डाइकाट सब क्लासेस आर फर्दर ऑर्डर्स एंड फैमिलीज commonly occurring angiospermic plants belong to following families: Brassicaceae, Solanaceae and Poaceae। अच्छा, कह रहा है कि जो मोनोकोट और जो डाइकाट दो सब क्लासेस थी एंजियोस्पर्म प्लांट्स की, वो फर्दर क्लासिफाई हो जाती हैं डिफरेंट ऑर्डर्स में और फैमिलीज में। ठीक है, कह रहे हैं जो ज्यादातर अकरिंग एंजियोस्पर्म प्लांट्स है वो इन तीन फैमिली से बिलोंग करते हैं: ब्रासिकेसी, सोलानेसी एंड पोएसी। अब हम इन तीन फैमिलीज की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारी फैमिलीज है, लेकिन हम तीन को डिस्कस करेंगे: ब्रेसिकेसी, सोलानेसी एंड पोएसी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहली फैमिली आ जाती है एंजियोस्पर्मिक फैमिली, वो है फैमिली ब्रेसिकेसी, जिसको हम कॉमनली मस्टर्ड और कैबेज फैमिली कहते हैं। ठीक है, ब्रेसिकेसी आर प्रीवियसली कॉल्ड क्रूसीफेरी। अच्छा, पहले इसको क्रूसीफेरी कहा जाता था। इज अ मीडियम साइज economically important family of dicot plants commonly known as mustards, the crucifers और cabbage family। कह रहा है कि ये जो है एक मीडियम साइज और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट फैमिली है डाइकॉट प्लांट्स की। ठीक है, इसको कॉमनली हम मस्टर्ड्स भी कहते हैं, क्रूसीफर्स या कैबेज फैमिली कहते हैं। अब ये जो फैमिली ब्रेसिकेसी है, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हैबिट एंड हैबिटेट, कि इसके अंदर जो प्लांट्स आते हैं फैमिली ब्रेसिकेसी के अंदर, उनकी हैबिट क्या है और उनका हैबिटेट क्या है? These are mesophytes, typically herbaceous, often with a distinct pungent smell। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेसोफाइट्स हैं, देन हर्बेशियस प्लांट्स हैं। ठीक है, हर्बेशियस यानी हर्ब्स हैं, ऑफन विद a, और इनकी एक डिस्टेंट पंजेंट स्मेल होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेम। द स्टेम आर टिपिकली एरेक्ट, मेजॉरिटी आर herbaceous while other are rarely woody, typically solid and cylindrical, branched or unbranched depending on the species. Most of the plants are hairy, in which the stem are covered with fine hairs known as trichomes। कह रहे हैं जिनका स्टेम है यूजुअली इरेक्ट होता है, मेजॉरिटी जो है ना हर्बेशियस है। अच्छा बच्चों, आपको प्लांट्स की टाइप्स तो पता ही होंगी: हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज। ठीक है, कि इनमें क्या डिफरेंस है? जो ट्रीज होते हैं ना, उनका वुडी स्टेम होता है, जबकि जो हर्ब्स होती हैं इनका वुडी स्टेम नहीं होता। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हर्बेशियस होते हैं रेयरली, यानी बहुत कम वुडी हैं, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द स्पीशी। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज हैं, कुछ ब्रांच्ड हैं कुछ अनब्रांच्ड हैं। और मोस्टली जो प्लांट्स है वो हेयरी हैं, जिसमें जो स्टेम है वो कवर होता है हेयर्स के साथ, जिनको हम
ट्राइकोम्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लीव्स। लीव्स यूजुअली सिंपल होते हैं, अल्टरनेट एंड हैविंग अ डिस्टिंक्ट शेप। फ्लावर्स, flowers are usually bisexual and have four petals in a cross-like arrangement, cruciform. These distinctive forms give the family its alternate name, cruciferi. Fruits, fruits are generally capsule or सिलीक्स। अच्छा, फ्रूट्स की भी बच्चों टाइप होती है, इसकी जो फ्रूट है वो कैप्सूल होता है या सिलीक्स होते हैं। सिलीक्स क्या होते हैं? लॉन्ग, स्लेंडर एंड टिपिकली कंटेन सीड्स। एक्टिव केमिकल कंपाउंड्स कौन से हैं इसके? मैनी मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली produce glucosinolates which are responsible for pungent or spicy taste associated with many brassicaceae plants। ये आप साइड पे देखिए बच्चों, फिगर 8.18 में मेंबर्स ऑफ ब्रेसिकेसी फैमिली शो की है। नेक्स्ट है हमारे पास इस फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली ब्रेसिकेसी। Plants such as Raphanus sativus, Brassica rapa, Brassica junicea, Lepidium sativum, etc. are used for vegetables। कह रहा है ये जो प्लांट्स हैं ये वेजिटेबल के तौर पे यूज होते हैं। सीड्स ऑफ ब्रेसिका कंपेस्ट्रस मस्टर्ड, ब्रेसिका जुनसिया रायो, ब्रेसिका नाइग्रा ब्लैक मस्टर्ड, ब्रेसिका एल्बा व्हाइट मस्टर्ड are used for extraction of oil which is used for cooking, burning, etc। उसके अलावा कह रहा है कि ये जो कुछ प्लांट्स हैं ब्रेसिकेसी फैमिली के, लाइक ब्रेसिका कंपेस्ट्रस, ब्रेसिका जुनसिया, ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका एल्बा, इनके जो सीड्स हैं वो ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होते हैं और वो जो ऑयल है वो कुकिंग या बर्निंग के लिए यूज होता है। द रिमेनिंग ऑफ सीड्स आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल कैन बी यूज्ड एज कैटल फीड एंड मैन्योर। कह रहा है कि ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो बाकी सीड का रिमेन बचता है उसको हम कैटल फीड या मैन्योर के तौर पे यूज कर सकते हैं। The leaves and other part of species are used as fodder। उसके अलावा जो लीव्स या बाकी पार्ट्स हैं बाकी डिफरेंट स्पीशीज के, फोडर यानी चारे के तौर पे भी यूज होते हैं। The seeds of Brassica nigra, Brassica alba, Brassica juncea are used as condiments। Seeds of Ibrus amara and Cyanthus cherry are used in treatment of asthma and bronchitis। उसके अलावा अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में भी इनका ट्रीटमेंट करने के लिए भी यूज होते हैं। द सीड्स ऑफ मेथियोला इनकैना हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। अच्छा, उसके अलावा एक और प्लांट है हमारे पास मेथियोला इनकैना, इसके जो सीड्स हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है, यानी इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट, और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है इनके पास, ठीक है, ये ठीक है। द रूट ऑफ लेपिडियम सेटिमम आर इफेक्टिव अगेंस्ट फाइलस, कैप्सिला बुर्सा, पेस्टोरिस, फेस्टिया स्पीशीज एक्सेट्रा, कॉमन वीड्स of medicinal value, Iberismara candidatus, Lunaria honesti, and Anthus cherry wallflower are used as ornamental purpose and are grown in gardens। उसके अलावा ये कुछ जो स्पीशीज हैं ये ornamental purpose के लिए भी यूज होते हैं और उनको गार्डन्स में भी ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट फैमिली जो हमारे पास आती है वो है फैमिली सोलेनेसी, जिसको कॉमनली हम नाइट शेड और पोटैटो फैमिली कहते हैं, ठीक है। The Solanaceae, also known as potato or deadly nightshade family, is one of humankind's most utilized and important plant family। कह रहा है कि ये जो Solanaceae है जिसको कॉमनली हम पोटैटो फैमिली या नाइटशेड फैमिली कहते हैं, ये एक मोस्ट यूटिलाइज्ड और सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट फैमिली है। इट कंटेन्स सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड प्लांट सच एज पोटैटो, टोमेटो, पेपर्स, ग्राउंड चेरीज एंड एग प्लांट। इसके अंदर कह रहा है वर्ल्ड के सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फूड प्लांट्स हैं वो आते हैं, लाइक पोटैटो इस फैमिली में आता है, टोमेटो इसमें आता है, पेपर्स, ग्राउंड चेरीज और जो एग प्लांट है वो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कि इस फैमिली के अंदर जो प्लांट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी देयर हैबिट एंड हैबिटेट। द सोलिनेसी फैमिली इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ annual or perennial herbs, shrubs, and woody plants, occupies a wide range of terrestrial habitat from desert to rainforest। ओके, एक तो इसके अंदर वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स हैं, लाइक हर्ब्स भी हैं, इसके अंदर श्रब्स भी हैं, वुडी प्लांट्स भी हैं, और जो इनका हैबिटेट है वो भी एक वाइड रेंज पे ऑक्यूपाई करते हैं। लाइक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट से
लाइक डेजर्ट्स में भी होते हैं और रेन फॉरेस्ट में भी, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेम। दे हैव hairy or prickly branch stem. Leaves. Leaves are usually alternate, sometimes opposite, and may vary in shape from simple to pinnately compound. They often have an unpleasant odor when crushed. करेंट के जो लीव्स है यूजुअली तो अल्टरनेट होते हैं, सम टाइम अपोजिट भी होते हैं, ठीक है, और शेप में वेरी करते हैं, सिंपल टू पिनेटली कंपाउंड भी हो सकते हैं, और अनप्लेजेंट अडोर या स्मेल होती है जब हम इनको क्रश करते हैं इनके लीव्स को। फ्लावर्स। Solanaceae flowers are usually pentamerous, meaning they have 5 sepals, 5 united petals. Corolla may be tubular or funnel shaped, and the flowers are often showy and fragrant. ये साइड पे देखिए आपको नजर आ रहा होगा फिगर 8.18 में मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी फैमिली शो किए। नेक्स्ट पेज पे देखें फ्रूट। द फ्रूट टाइप इन सोलेनेसी वेरी वाइडली बट मैनी स्पीशीज प्रोड्यूस बेरीज। कैप्सूल्स आर ड्राइड हिसेंट फ्रूट। अच्छा, इनका जो फ्रूट है ना वो वेरी करता है, लेकिन जो बहुत सारी स्पीशीज हैं वो बेरीज प्रोड्यूस करती हैं, या कैप्सूल होता है, या ड्राइड हिसेंट फ्रूट्स होते हैं। बेरीज आर कॉमन in well-known plants like tomato and bell pepper. Next is active chemical compounds. Many members of this family contain alkaloids, some of which are toxic to humans and animals. Examples include nicotine in tobacco and propane alkaloids in deadly nightshades. Next is economic importance. Members of the family Solanaceae provide drugs and food. अच्छा, ये जो इस फैमिली के मेंबर्स हैं, एक तो वो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। सम आर वीडी, सम आर पॉइजनस, अदर्स आर ऑर्नामेंटल्स, ऑर्नामेंट के तौर पे भी यूज होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट इन द फैमिली इज सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो वाइट और आयरिश पोटैटो। जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है इस फैमिली का वो है सोलेनम ट्यूबरोसम। इसके नाम से आप फैमिली सोलेनेसी याद रख सकते हैं, जिसको हम पोटैटो है, ठीक है। इन आयरलैंड पीपल आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन पोटैटोज। कह रहा कि जो आयरलैंड में लोग हैं वो कंप्लीटली डिपेंड करते हैं पोटैटोज के ऊपर। लिकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टोमेटो, favorite home garden vegetable, was once believed to be poisonous. Other important food plants are Solatium matangina eggplant or brinjal. The fruit of Capsicum annum and Capsicum frutescens are rich in vitamin C and A, are used as condiment. Physalis ground cherry produce an edible fruit enclosed in a bladder-like persistent calyx, the husk, giving the name husk tomato. Another plant of great commercial value is Nicotiana tabacum, the leaves of which are dried and made into tobacco which is used in making cigarettes. Many members of this family yield powerful alkaloids, for example Atropa belladonna, Datura, which are rich in atropine and deuteroline respectively, are used medicinally. Many plants are cultivated in the gardens for their beautiful flowers. These include Petunia, Nicotiana, Sistrum, and Solanum, etc. Next is family Poaceae or Gramineae, commonly known as grass family. Poaceae, formerly called Gramineae, are most economically important monocot plant family, providing staple food from domesticated cereal crops such as maize, wheat, rice, barley, millet, as well as feed for meat producing animals. कह रहा है कि ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मोनोकार्ड फैमिली है, क्योंकि जो हमें स्टेपल फूड प्रोवाइड करती है, लाइक जो सीरियल क्रॉप्स है हमारी, वीट, गंदम, राइस, मेज जो हम खाते हैं, वो सारी इस फैमिली से बिलोंग करती हैं, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली पोएसी। हैबिट एंड हैबिटेट। Most members of family are herbaceous with grass-like habit. Poaceae family is one of the most widespread, found in every continent and in various habitats, from grassland and savannas to forest and wetland. Stems. Grasses typically have hollow or solid stem, referred to as culms, which are often round in cross-section. Leaves. Leaves are alternate with a distinctive linear shape.
They usually have parallel venation, making them well suited for efficient photosynthesis. Next is flowers. Grass flowers are reduced in size, lack showy petals, consist of stamens and pistils. Grasses are wind pollinated, which is why they do not rely on colorful petals to attract pollinators. Fruit. The fruit of grasses is grain, caryopsis or kernel. It is a one-seeded, dry fruit that does not split open. Active chemical compounds. Some members have leaf essential oil (LEO) of beta-cyclodextrin, which shows orofacial anti-nociceptive effect. Next is economic importance. The Poaceae family, economically vital to humans and animals, include major food crops like wheat, oats, maize, rice, barley, rye. These plants also serve as important cattle fodder. Plants providing food for man include Triticum species wheat, Avena sativa oats, Z maize corn, maize, Oryza sativa rice, Hordeum vulgare barley, Sickle cereal rye, Panicetum typhoideum sorghum vulgare, etc. The dried stem and leaves of cereal crops are used as fodder for cattle. Sugar is obtained from the juice of Saccharum officinarium sugarcane. Many grasses are used in lawns, for example, Agrostis, Pova, Festuosa, etc., and have ornamental significance. Bambusa bamboo are used as building material for the thatching huts, making boats, carts, pipe, etc. And the split stems are woven into mats, baskets, fans, hats, horse umbrellas. Leaves are also given to horses as a cure for cough and cold, etc. Certain grasses yield aromatic oils, for example, Cymbopogon citratus lemongrass, which yield lemongrass oil, is used in perfumes and soap industry and for making infusions. Some species of grasses are used in making papers. Ethyl alcohol and many other kind of beverages are also prepared from cereals. For example, whiskey from rye, barley, corn and rum, molasses from sugarcane, fibers obtained from the leaves of Saccharum munja which is used in making ropes. नीचे देखिए बच्चों हमें फिगर दी हुई है फिगर 8.19 मेंबर्स ऑफ पोएसी फैमिली शो किए हुए हैं जिसमें देखिए हमारे पास वीट आ जाती है ईयर ऑफ वीट देखें बार्ले आ जाता है कॉर्न आ जाती है राय राइस ओट्स मिलेट मेज एक्सेट्रा ठीक है ये हैं पोएसी फैमिली के मेंबर्स सो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है होपफुली आपको समझ आ गया होगा इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल थैंक यू